जय हिंद दोस्तों, हमने जीके जीएस का न्यू बैच स्टार्ट किया है। इसके अंतर्गत मैंने आपको हिस्ट्री कंप्लीट करवा दी है। हम पॉलिटी को कवर कर रहे थे और पॉलिटी का आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। जुडिशरी की यहाँ पर आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है। देखते हैं क्या क्या प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िएगा। पहले कथन एक दिया है, भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनिमय से करती हैं। यानी कि सही सही से आपसे पूछ सवाल ये रहा है कि जो जेल है वो किस सब्जेक्ट का, मतलब किस विषय की सूची है। क्या वो राज्य विषय की है, क्या वो समवर्ती की है, क्या फिर वो संघ सूची की है। हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, एक संघ सूची, एक समवर्ती सूची, एक राज्य सूची। जो जेल है आपका वो राज्य सूची का विषय है। हाँ बिल्कुल ठीक है, जो जेल का है आपका राज्य सूची का विषय है। दूसरा कथन क्या दिया, दूसरे कथन को पढ़िए। भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय प्रांतीय का मतलब यहाँ पे राज्य होगा, राज्य सरकारों के नियंत्रण में रहा। ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। जो ये जेल को हमें राज्य विषय में डाला गया था, किस एक्ट के द्वारा डाला गया था, तो यह आपका जेल अधिनियम 1894 के एक्ट के द्वारा इसको हमने क्या किया था, राज्य सूची के अंतर्गत डाल दिया गया था। ठीक है, तो यानी कि आपका ये भी सही है और ये भी सही है, सही स्पष्टीकरण भी है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर कथन एक दे रखा है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होंगी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अभी आपने एक केस सुना होगा, इंदिरा साहनी केस 1992 वाला। ठीक है, तो इंदिरा साहनी केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको आरक्षण को 50% से ज्यादा आप इसको नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वो किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 335 के तहत है। तो यानी कि आपका 16(4) में आपका आरक्षण की बात की गई है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। और किसके तहत की गई है, 335 के तहत इसको सीमित भी किया गया है कि 50% ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा कथन दिया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता पद की परिभाषित करता है। प्रशासन की दक्षता तो इसमें है, लेकिन इस पद की यहाँ पर ये परिभाषित नहीं करता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर केवल एक हो जाएगा। ठीक है, एक सही है, दो आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एच.एन. सन्याल समिति के रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। ये आपका बिल्कुल ठीक है, आपको याद करना होगा एच.एन. सन्याल समिति। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपने नाम सुना होगा, न्यायालय की अवमानना। तो किस रिपोर्ट की बात है, तो ये आपका सचिन एच.एन. सन्याल समिति की बात यहाँ पर कर रखी है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। 1971 में इसको पारित किया गया था। आपका पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या दिया है, भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड हेतु शक्ति प्रदान करता है। तो दूसरा कथन क्या है आपका, दूसरा भी आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब तीसरा कथन क्या दिया है, भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। ऐसी कोई अवमानना यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। एक सही है, दो सही है। और चौथा कथन क्या दिया है आपका, भारत में न्यायालय की अवमानना में विशेष कानून बनाने के लिए संसद शक्ति निहित करती है। ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो एक और दो और चार आपका सही हो जाएगा, तीन आपका गलत है। तो एक दो चार ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायालय का उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने के लिए बुलाया जा सकता है। ये बिल्कुल ठीक है। क्यों, अगर सुप्रीम कोर्ट में कभी क्या होता है, केस बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो वहां पे जजों की कमी हो जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जो पुराने जज होते हैं उनको वापस कार्य करने के लिए बुला सकता है। ठीक है, ये किस आर्टिकल में ये बात कही गई है, तो आर्टिकल 128 आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा कथन क्या दिया है, भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय को पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो यानी कि जो पुनरावलोकन की बात, ये उच्च न्यायालय के लिए आती है आर्टिकल
27 में, और उच्चतम न्यायालय के बाद आती है 137 के पास, ठीक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बाद 137 के तहत ये पावर आती है, जबकि हाई कोर्ट के पास जो पावर आती है आर्टिकल 227 के तहत ये पावर हाई कोर्ट के पास भी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक और दो दोनों के दोनों यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायाधीश अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने की प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ये कथन आपका बिल्कुल गलत दिया है। क्यों? क्योंकि जो ये अधिनियम 1968 के अनुसार क्या हुआ था, जो भारत के उच्चतम न्यायालय या फिर किसी भी न्यायाधीश को अगर महाभियोग चलाना है, तो लोकसभा का अध्यक्ष चाहे तो उसको स्वीकार कर सकता है, चाहे तो उसको अस्वीकार कर सकता है। ये दोनों बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अभी आप लोग महाभियोग चलाने की प्रक्रिया क्या होती है, अभी एक जज थे यशवंत सिन्हा, जिनके घर पर आपको देखना यशवंत वर्मा था शायद उनका नाम, तो उनका नाम आपने सुना होगा। तो उनके घर में बहुत सारे पैसे मिले थे, तो उनका बिल जो है राज्यसभा में भी पारित हो गया है, लोकसभा में भी पारित हो चुका है। तो अब आपका केवल वहां पर प्रेसिडेंट के साइन ही होने, उसके बाद उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा, ठीक है। ये तीन की तीन चीज वहां पे होनी चाहिए। तो पहला कथन आपका बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा कथन क्या दिया है, भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरा देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करता है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया है, दूसरा आपका बिल्कुल ही यहाँ पर गलत दिया गया है, ठीक है। दूसरा क्या दिया आपका, बिल्कुल गलत दिया है। भारत का संविधान यह परिभाषित करता है कि ब्यौरा देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करता है। ऐसी बात कहीं पर संविधान में नहीं लिखी गई है, ठीक है। हाँ, अगर कोई चीज असंवैधानिक है, कोई सुप्रीम कोर्ट का अगर जज है, उसको लिए दो बातें कही गई है, अक्षमता और यहाँ पे कदाचार, इन दोनों की बात कही गई है, लेकिन ऐसी कोई परिभाषा इसकी नहीं दी गई है, ठीक है। तो तीसरा कथन क्या दिया है यहाँ पर, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच समिति अधिनियम 1968 में दी गई है। तो तीसरा आपका बिल्कुल ठीक है। और चौथा कथन क्या दिया है आपका, यदि किसी न्यायालय के महाभियोग के प्रस्ताव का मतदान हेतु लिया जाता है, तो विधि द्वारा अपेक्षित है यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित और उस सदन की कुल संख्या का बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 समर्थित होता है। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। अगर किसी पे अगर महाभियोग जैसी प्रक्रिया शुरू हो भी जाती है, तो उसको पास करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, देखो जैसे संसद में 543 सदस्य टोटल, ठीक है, इसका 2/3 चाहिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे अभी संसद में 400 लोग आए हैं, ठीक है, आज 543 नहीं आए हैं, केवल 400 लोग हैं, तो इसका 2/3 मत इसको मिलना चाहिए, तभी ये प्रस्ताव आपको पारित हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका आंसर हम कर लेते हैं। तो पहला भी इसमें गलत दिया था, दूसरा भी गलत दिया था, तीसरा और चौथा सही है। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की आधिकारिकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अगर कोई भी चीज अगर होगा जो संविधान के खिलाफ होगा, चाहे उसको सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे उसको हाई कोर्ट हो, दोनों असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो पहला आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। भारत में संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। क्यों नहीं उठाया जाता, ये भी आपका उठाया जा सकता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी आपने एक केस सुना होगा 2014 में, ठीक है, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या, जो हमारे संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि जो जजों की नियुक्ति होती है कोलिजियम से ना होकर मतलब कोई दूसरे पर उनने बात कही गई थी, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, अपने आप को अस्वीकार घोषित कर दिया गया था, कहा कि ये चीज असंवैधानिक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो उच्चतम न्यायालय चाहे तो प्रश्न उठा सकता है, ठीक है। तो यानी कि एक भी गलत है, दो भी गलत है, कोई सही नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां है, भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध या अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अथवा अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिबंधित अथवा निर्बंधन तरह के कार्य नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसका अर्थ हो सकता है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो सकता है, इसका जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी को एक बार ध्यान से आप लोग पढ़िए, ठीक है। भारत का उच्च न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग में संसद द्वारा निम्न निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है, ठीक है। मतलब बाध्य नहीं होता है वो। अगर भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों में प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य
नहीं होता है। अगर कोई जैसे माना कोई केस है, ठीक है, अब कोई केस संसद में पारित करते हैं यहाँ से, अब चाहे तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है ना, उसको मतलब सुप्रीम कोर्ट उसको माने ही, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बात सुप्रीम कोर्ट इस पर सवाल उठा सकता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आपको ऊपर कथन लिखा है इसी का अर्थ यहाँ पर नीचे ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है। तो न्यायिक पुनरीक्षण का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है विधियों और कार्यपालिक आदेशों के संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का जो अधिकार होता है, इसी को क्या बोलते हैं, हम न्यायिक पुनरीक्षण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 9वां है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक होता है, ठीक है। तो भारत के संविधान का जो अभिरक्षक होता है वो होता है आपका भारत का उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। तो ये किसके अंतर्गत आती है, ये आती है आपके मूल अधिकारिकता, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां है, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आता है, ठीक है। तो आरंभिक अधिकारिता में कौन आएगा आपका, भारत सरकार का एक या अधिक राज्यों का वाद विवाद पहला आपका बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। आरंभिक में क्या होता है, जो केवल उच्चतम कोर्ट में ही, सुप्रीम कोर्ट में ही इसकी बात हम कह सकते हैं, हाई कोर्ट में नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि आरंभिक जो अधिकारिकता, इसकी अधिकारिकता को दो तीन भागों में बांटते हैं। जो फर्स्ट होती है वो होती है आरंभिक अधिकारिकता। तो इसमें क्या आता है आपका, अगर कोई भारत सरकार का विवाद किसी एक दूसरे राज्य के साथ हो जाता है, तो ये बात वहां पर आ सकती है। एक आ सकती है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद हो जाए तब भी इसमें आ सकती है। तो यानी कि एक भी सही है, चार भी सही है। संसद की किसी भी सदन, मान लो लोकसभा या राज्यसभा कोई भी मान लेते हैं, या विधानमंडल से कोई भी एक सदन मान लो, विधानसभा, विधान परिषद, इनका विवाद इसकी आरंभिक अधिकारिकता में नहीं आता है, ठीक है। फिर तीसरा, भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच विवाद, ये विवाद भी आपकी आरंभिक अधिकारिकता में नहीं आता है, ठीक है। तो आपका आंसर 1 और 4 हो जाएगा। 1 और 4 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है। तो पढ़ते हैं, पहला कथन दिया है आपका, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल कंफर्म है कि अगर आपको क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करना है, तो उसके लिए आपको राष्ट्रपति से विचार विमर्श, राष्ट्रपति को उससे विचार विमर्श करना ही होगा, ठीक है। अब दूसरा कथन क्या दिया है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है, ये बात आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको हटाने की पावर संसद के पास होती है, ठीक है। महाभियोग कहाँ आ सकता है, संसद में आ सकता है। तो दूसरा कथन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब तीसरा दिया है, न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, बिल्कुल ठीक है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। चौथा कथन क्या दिया है, भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचार विमर्श के पश्चात ही की जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा तो जरूरी नहीं है कि आपको हर बार मुख्य न्यायाधीश के आपको परामर्श करेंगे तभी हम किसी को नियुक्त कर सकते हैं, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा गया, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, सही कौन सा है। तो 1 और 3 हमारा सही बन रहे थे, 1 और 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अब वो कब कर सकते हैं, जब क्या होगा, विधि के समक्ष समानता के अधिकार के भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं नहीं रखता है। यानी कि जब आपने केशवानंदी भारती केस एक सुना होगा, तो उसमें क्या कहा था, क्या मूल संविधान में आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन परिवर्तन कर सकते, लेकिन मूल संविधान, मूल ढांचे को आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो भाग 3 क्या होता है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है, एक मूल ढांचा है, तो इसलिए इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता को विस्तारित नहीं कर सकती है क्योंकि उसकी आधिकारिकता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। तो पहला आपका बिल्कुल गलत दिया है,
आधिकारिकता विस्तारित नहीं कर सकता, यहाँ पे क्या है, ये गलत है क्योंकि कोई कर सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है, उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबंध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं, और न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय भारत के संचित निधि पर आधारित है। देखो इसमें दो कथन दिए हैं। पहला कह रहा है कि इसकी नियुक्ति मुख्य संबंधित मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं, ये गलत है, ठीक है। किसके परामर्श पर होती है, ये होती है आपके राज्यपाल के परामर्श पर, ना कि मुख्य न्यायाधीश के, ठीक है। तो राज्यपाल के परामर्श पर हम उच्च न्यायालय की नियुक्ति कर सकते हैं। दूसरा कथन क्या दिया है कि प्रशासनिक व व्यय भारत की संचित निधि पर आधारित है, नहीं, ये संचित निधि पर भारत की नहीं बल्कि राज्य के संचित निधि पर भारित होता है। तो आपके दोनों कथन आपके गलत हो जाएंगे, 14A भी गलत है, 14B भी गलत है। तो आपसे ऑप्शन नंबर सी आपका नहीं सही पूछ रहा है ना, तो सही आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। विधायी शक्तियों की संघीय सूची से समाविष्ट किसी विशेष के विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है, तो केवल संसद बढ़ा सकते हो, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, दे सकता है कब, जब राष्ट्रपति खुद उससे अपने परामर्श मांगे तो, ठीक है। तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। जब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के से अगर कहेगा कि हमें परामर्श चाहिए तो वो उसको दे सकता है, ठीक है। एक केस सुना होगा आपने, जो अयोध्या मंदिर में, आप मंदिर, राम मंदिर जो बन रहा था, 1992 की बात है, तब कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे उनसे परामर्श मांगा था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि हम परामर्श नहीं दे सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि परामर्श मांगेगा तो दे ही देगा, उसकी मर्जी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की मर्जी, वो चाहे तो दे सकता है चाहे तो नहीं दे सकता है, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए। किस आर्टिकल में ये बात कही गई, तो आर्टिकल 143 में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ या एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। एडहॉक का मतलब समझते हो, एडहॉक का मतलब क्या होता है कि अगर कोई न्यायाधीश, अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट में कभी कभी क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केस आ जाते हैं, तो उसमें केस को पूरा करने के लिए आपके पास जजों की संख्या कम पड़ती है। इस जजों की संख्या को बढ़ाने के लिए कुछ समय के लिए वो कुछ जजों की नियुक्ति करता है, उसी को बोलते हैं एडहॉक जज, ठीक है। तो इन जजों की नियुक्ति कैसे की जाती है, जब क्या होता है, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है, यानी कि उनकी संख्या पूरी नहीं होती है, तब हम क्या कर सकते हैं, एडहॉक जज की नियुक्ति कर सकते हैं। ये बात किसमें कही गई है, तो ये बात कही गई है आर्टिकल 129 में, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। नीचे उच्चतम न्यायालय के को मौलिक अधिकारों का हनन के रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति संबंध में दो कथन दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला बात करते हैं, पहला कथन आपको दिया गया है, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रतिक्षण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट जो भी मूल संविधान के अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो, उस रिट का प्रयोग कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। इसको जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 के तहत कर सकता है, और जो हाई कोर्ट है आर्टिकल 226 के तहत कर सकता है, ठीक है। तो दोनों बात आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा कथन क्या दिया है, संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों को प्रयोग कर सकता है, ठीक है। तो दूसरा कथन भी आपका बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। तो यानी कि आपका एक भी सही हो गया और दो भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, तो इसमें आपका एक ऑप्शन डी होना चाहिए, यहाँ पर एक और दो, ऑप्शन डी गलती से यहाँ पर लिखा नहीं है, तो एक और दो दोनों आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है, ठीक है। तो अपना न्याय, जो सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश है, तो अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, यानी कि अगर इस्तीफा देना चाहे तो किसको देगा, चाहे सर्वोच्च न्यायालय का हो, हाईकोर्ट का है, कोई भी अगर इस्तीफा देता है तो केवल किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। नीचे दिए गए कथन दिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इससे हमें कुछ बताना है, ठीक है। पहला कथन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, और दूसरा कारण क्या दिया है, भारतीय संविधान में कुछ उधार वस्तुएं हैं, सही उत्तर का चयन कीजिए। न्यायिक पुनरीक्षण सीमित है, बिल्कुल ठीक है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब दूसरा कथन क्या दिया है, भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। उधार की वस्तुएं से मतलब है यहाँ पर कि हमने संविधान में बहुत सी चीजें कई और देशों से ले रखी है, जैसे कुछ चीजें अमेरिका से ले रखी है,
कुछ चीजें हमने स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से, या फिर आपका आयरलैंड से ले रखे हैं, दक्षिण अफ्रीका से ले रखे हैं, ब्रिटेन से ले रखे हैं, बहुत से देशों से हमने क्या ले रखे हैं, इस संविधान के पार्ट ले रखे हैं। तो इसलिए इसका मतलब होता है उधार की वस्तुएं कह सकते हैं। ठीक है, तो आपका ए भी सही है, आर भी सही है। क्या तभी लिए गए हैं कि पुनरीक्षण के क्षेत्र सीमित है, तो ये नहीं लिए गए, इसलिए नहीं लिए गए। ठीक है, तो यानी कि दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण आपका सही नहीं है। तो पहला ही क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ए और बी सही है, लेकिन स्पष्टीकरण आपका सही नहीं होगा। ठीक है, ये पहला आपका यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है, इस अनुच्छेद के तहत दाखिल की जा सकती है, ये कह रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल 142 आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, तो किससे संबंधित है आपका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जनहित याचिका, शॉर्ट में बोलते हैं PIL। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र देता है, अभी मैंने आपको बताया किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन सा एक सही है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है, पहला ही आपका गलत दे रखा। ठीक है, मूल क्षेत्राधिकार नहीं बल्कि अपीलीय क्षेत्राधिकार भी रखता है। यह केवल मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके पास मूल, अपीलीय और परामर्श तीनों होते हैं। यह केवल परामर्श संबंधी, ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह मूल अधिकार भी, अपीलीय अधिकार भी और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी रखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं, क्या ये बात सही है, तो हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन अब किस क्षेत्राधिकार से, क्या प्रारंभिक, क्या अपीलीय, या परामर्शी। ठीक है, जब भी आपको संविधान की व्याख्या संबंधित वाद विवाद के सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 है, किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी, तो इसके लिए आपको संविधान का भाग 17 याद करना होगा। ठीक है, तो भाग 17 में क्या है आपका, भाग 17 पे भाषा की बात करता है। ठीक है, राजभाषा की बात करता है, तो भाग 17 में आपका होता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 348 के द्वारा। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। अगर कहीं पर कोई केस हो जाता है तो उस पर बात करने के लिए कितने जज मिनिमम हो सकते हैं, तो 5 तो कम से कम आपको मिनिमम होने ही हो चाहिए। ठीक है, इससे कम नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, तो आपको या तो सर्वोच्च न्यायालय में भी हो सकता है, या उच्च न्यायालय में, या जनपद क्षेत्र, या फिर उपयुक्त सभी में। तो केवल आपका कहाँ हो सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, आर्टिकल 129 के तहत तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है, नहीं सॉरी 127 के तहत, याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, भारत की भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है, तो क्या है इसका स्रोत, आपका न्यायिक व्याख्या, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है, तो आर्टिकल 32 के तहत ये करता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। आर्टिकल 74 क्या है आपका, मंत्रिपरिषद की बात करता है, और आर्टिकल 56 आपको बताना है राष्ट्रपति से संबंधित है, कौन सा आर्टिकल है आपको बताना है। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन की स्वतंत्रता की बात यहाँ पर की बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, ध्यान से एक बार पढ़िए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है, तो ये आर्टिकल 122 के तहत किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 132 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है, तो आर्टिकल 137 के तहत। ठीक है, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने किया गया, जो आपने एक केस सुना होगा आपका बेरूबाड़ी केस। ठीक है, तो बेरूबाड़ी केस कब का था, 1960 का था। कब का था, 1960 का था।
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रस्तावना में आप चेंज नहीं कर सकते, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। फिर आपका केशवानंदी भारती केस आता 1973 में, उसने सुप्रीम कोर्ट ने इस अपने फैसले को चेंज कर दिया और कहा कि आप संविधान में चेंज कर सकते हो, प्रस्तावना भी क्या है, किसका भाग है, संविधान का भाग है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखी न्यायालय है, इसका आशय क्या है? इसका आशय होता है इसके सभी निर्णयों को साक्षात्मक रूप से मूल्य होता है और इन पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 34 है। भारत के नीचे दिए गए न्यायालयिक न्यायालयों में से किन्हें अभिलेखी न्यायालय को माना जाता है? केवल उच्च न्यायालय को नहीं, केवल उच्चतम न्यायालय को नहीं, दोनों को माना जाता है, हाई कोर्ट को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 है। सुप्रीम कोर्ट मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है, तो इसके लिए क्या करना होगा? राष्ट्रपति के अनुमोदन से, ठीक है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो कर सकता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है, तो इसका वेतन किस पर आधारित होता है? तो ये आपका संसद द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? ठीक है, तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 132 क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय का जो अपीलीय अधिकार होता है वो किसके तहत आता है? आर्टिकल 132 के तहत आता है, ठीक है। आर्टिकल 134 का ए, ये भी क्या कहता है? आपका क्षेत्राधिकार की बात करता है, लेकिन यह कैपिटल ए दिखा है, तो कैपिटल ए का मतलब होता है कहीं ना कहीं संविधान में संशोधन किया होगा। अभी 134 से किस संविधान संशोधन से यहाँ पे आया है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो आया था, उस संविधान संशोधन 134 ए को यहाँ पर जोड़ा गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 है। निम्नलिखित में से कौन सा मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के क्षेत्र में आ सकता है? क्या केंद्र और राज्य का वाद विवाद? ये तो केवल सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है, तो पहला आपका नहीं हो सकता है। राज्य के परस्पर विवाद, ये भी नहीं आ सकता क्योंकि ये भी केवल सुप्रीम कोर्ट में जाता है। मूल अधिकारों का परिवर्तन, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मूल अधिकारों का परिवर्तन आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट कर सकता है और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ठीक है। संविधानों के उल्लंघन में संरक्षण, अगर संविधान के उल्लंघन में कोई संरक्षण होगा तो इसको भी केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये केवल राष्ट्रपति कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है। रिटायर होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं कर सकते, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है। जनहित याचिका यानी कि पीआईएल कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? तो ये कहाँ पर की जा सकती है? ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में कर सकते हैं, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है। राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो किसके किसके परामर्श पर करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर ही ये करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? ठीक है, तो हाई कोर्ट की जो न्यायालय की एज होती है वो कितनी है? 62 वर्ष है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय की कितनी होती है? 65 वर्ष होती है, ठीक है। तो पहले ये 60 वर्ष थी, लेकिन बाद में संविधान एक संशोधन हुआ। किस संविधान संशोधन से जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र 60 से 62 वर्ष की गई थी, तो वो था आपका 15वां संविधान संशोधन। ये कब होता है? 1963 में होता है, जिसके तहत क्या किया गया था? जो उच्च न्याय हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की जो अधिकतम आयु थी 60 से 62 वर्ष की गई थी, ठीक है। तो अभी के अकॉर्डिंग आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 44 है। भारत के उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है, ठीक है। कॉलेजियम में मत कर देना, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति करता है। कॉलेजियम तो कहेगा कि हम इसको चुनना चाहेंगे। जैसे कॉलेजियम में 5 जज है, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब 5 ने फैसला लिया कि हमने इसको बनाना चाहते हैं। अब ये क्या कहेगा कि राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति से कहेगा कि इसको नियुक्त करो। तब राष्ट्रपति कहेगा जो इन्होंने कहा वही करेगा,
लेकिन अंततः करेगा कौन? राष्ट्रपति करेगा, तो इसलिए आपका आंसर राष्ट्रपति होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित वाद याचिका अर्थात पीआईएल की शुरुआत हुई, उस समय भारत का प्रधान न्यायाधीश इनमें से कौन था? तो ये आपको याद होना चाहिए। तो पी एन भगवती, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 है। भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां निम्नलिखित में से कौन सी है? एक या एक से अधिक राज्यों तथा भारत सरकार के बीच किसी वाद की स्थिति में आरंभिक अधिकारिकता है, ये आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा, उच्च न्यायालयों के विरुद्ध अपील सुनने की शक्ति है, ये भी बिल्कुल ठीक है। कभी हाईकोर्ट में कोई फैसला हो जाता है, फिर उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, यही बात यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, तीसरा दिया है, इसके समक्ष आए किसी भी मामले में न्याय करने के लिए डिक्री या आदेश पारित करना होगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। चौथा दिया है, विधि से संबंधित मामलों में भारत के राष्ट्रपति की सलाह देना, ये भी केवल सुप्रीम कोर्ट में ही कह सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 सभी के सभी आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 है। भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ही कथन आपको दिया है, क्या दिया है? संसद के दोनों सदनों को कम से कम 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। ठीक है, और राष्ट्रपति को संबंधित प्रस्ताव अध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा, तो ये आपका बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, किसके? राष्ट्रपति को संबंधित प्रस्ताव अध्यक्ष को सौंपना होगा। किस अध्यक्ष को? लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालयों की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, यह बंदी प्रतिक्षण, परमादेश और अधिकार परीक्षा उत्प्रेषण प्रतिषेध रिट जारी कर सकता है, पहला आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा, भाग 3 द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार को प्रवर्तित करने और अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए रिट जारी किए जा सकते हैं, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। और तीसरा कथन क्या दिया है कि यह शक्ति अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्ति का अल्पीकृत कर सकता है, नहीं, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर ज्यादा पावर किसके पास होगी? सुप्रीम कोर्ट के पास। तो यही आपका सही गलत पूछा था, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? ठीक है, तो कौन सा आपका सही होने वाला है? उनकी नियुक्ति संबंध राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श के से राज्यपाल की जाती है। ठीक है, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीशों की बात होगी तो वहां पर हमेशा याद रखना, ये पावर केवल किसके पास होती है? हाई कोर्ट के पास होती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का ये अंतिम क्वेश्चन भी होने वाला है। उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सा उच्च न्यायालय को भी प्रदान की गई है? तो ये कौन सी की गई है? आपका अभिलेखी न्यायालय की शक्ति, ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 129 और हाई कोर्ट 215, इन दोनों आर्टिकल को आपको याद होना चाहिए। 215 के तहत हाई कोर्ट कर सकता है अभिलेखी न्यायालय, और 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर कार्यपालिका को कवर करते हुए न्यायपालिका को भी हम कवर कर चुके हैं। तो 50 क्वेश्चन में न्यायपालिका के कवर कर दिए हैं। अब हमारा टॉपिक बचा एक विधायी का। ठीक है, विधायी के बाद 2 या 3 टॉपिक और बचते हैं, उसके बाद हमारा जो संविधान हो जाएगा, पॉलिटी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।